अब हम लोग 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मली हटा दी गई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरीके की सेम लैंग्वेज के साथ आपको केस स्टडीज मिल सकती है। और लास्ट ईयर काफी सारे स्कूल्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पे केस स्टडी बनती हुई देखी गई है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप रीड करोगे तो उसमें ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो स्पेसिफाई करती है पेनल्टी को। ओके, एक कंस्ट्रक्शन जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसमें लेट अगर आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं, अपनी जॉब को कंप्लीट करते हैं, तो उस पर कुछ पेनल्टी पड़ती है। जैसा कि इसमें ये बता रहा है कि पहले दिन 200 की पेनल्टी होगी, अगर काम 2 दिन लेट हो गया तो दूसरे दिन 250 रुपए की पेनल्टी होगी। इसी तरीके से तीसरे दिन 300 रुपए की पेनल्टी होगी और इसी तरीके से हर अगले दिन 50 रुपए पेनल्टी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर काम 30 दिन लेट होता है, टोटल 30 दिन लेट होता है, तो बताओ कि कॉन्ट्रैक्टर को टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले दिन जो हमारी पेनल्टी हमें पे करनी है दैट इज 200, अगले दिन जो पेनल्टी पे करनी है दैट इज 250, फिर अगले दिन जो पेनल्टी पे करनी है दैट इज 300, और ऐसे ही 50 रुपीज एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ेगी हर दिन के लिए। और इसको देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि साहब हमारी एपी बन रही है। ठीक है ना, क्या बन रहा है, हमारी एपी बन रही है। और ऐसी हमें क्या फाइंड करना है, ऐसी हमें फाइंड करना है कि टोटल 30 डेज अगर काम लेट हो जाता है तो टोटल पेनल्टी हमें कितनी देनी पड़ेगी। तो ये हमारी एपी है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। और अब आपको फाइंड क्या करना है। अब देखो यहाँ सीधी सीधी ये लैंग्वेज नहीं दे रखी है कि फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पर उसको प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम बना दिया गया, मतलब पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, ये सारी चीजें लेकर आ गया। तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ ये समझना है कि एपी बन रही है नहीं बन रही है, और हम देख रहे हैं कि एपी बन रही है। ठीक है ना, हमें सिर्फ ये देखना है कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है, और आप देख रहे हैं कि एपी बन रही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपकी फर्स्ट टर्म क्या बनी, आपकी फर्स्ट टर्म 200 बनी। इसी तरीके से आपका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, आपका कॉमन डिफरेंस 50 हुआ। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है S30, यानी कि टोटल 30 डेज की पेनल्टी कितनी बनेगी। और नंबर ऑफ टर्म्स इसके हिसाब से कितनी हो जाती हैं, 30 हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा अपने SN का वैल्यू निकाल सकते हो, S30 का वैल्यू। S30 का वैल्यू क्या होगा, 30/2, हमारे वो n/2 वाले फॉर्मूले से, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो 2a क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 50 है। तो सर इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको S30 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हाँ आ गया, सर। 15, यहाँ पर क्या आ गया, 400 प्लस 29 × 5, 29 × 5 हो गया 1450। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। ये हमें मिलता है 15 × 1850, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई कर लो 1850 में, 18,500 में 9,250 ऐड करेंगे 27,750 ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ सर। समझ में आया, काव्य समझ में आ रहा है भाई तेरे को।
काव्य है, नो चला सर। गया। यस सर हूँ। कौन सा क्वेश्चन बेटा मैंने बताया ये? सर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ school for their overall academic performance. In each prize, if each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each prize. तो यहाँ पर आप ये देखो कि आपको दिया क्या है। ये प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम है। नॉर्मली बच्चे इसको यही नहीं समझ पाते कि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ये सारी चीजें। तो बेटा देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पहला प्राइज है वो जितना भी रहेगा उसका अगला प्राइज उससे 20 कम होने वाला है। मतलब सपोज एग्जाम्पल के लिए पहला प्राइस मुझे पता चला 100 रुपीज का है, तो सेकंड प्राइस जो मेरा होगा यहाँ पर वो सेकंड प्राइस कितना होगा, 80 होगा। इसी तरीके से फिर मैं अगला प्राइस देखूंगा तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं अगला प्राइस देखूंगा तो 60 माइनस 20 यानी कि 40 हो जाएगा। सो एज वी कैन सी वी आर हैविंग एन एपी हियर। ठीक है, हाँ अब सर। पहला प्राइस क्या है ऐसा दिया है क्या? पहला प्राइस क्या है हमें पता ही नहीं है सर। ठीक है ना, अरे हमें पता हाँ ही नहीं है ना, सर। हमें यही तो निकालना है कि ईच प्राइस की वैल्यू कितनी है। डू वी हैव द कॉमन डिफरेंस? यस वी हैव द कॉमन डिफरेंस एंड द कॉमन डिफरेंस इज नॉट -20। 20, इट इज -20। ठीक है ना, यही चीज हमें समझनी है कि प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम किस तरीके से अपने डेटा में इंटरप्रेट करेंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे। इसी तरीके से क्या हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता है? क्या हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता है? हाँ सर। कितनी है? 7। 7 है। 7 प्राइजेस दे रखे हैं ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 7 हो जाएंगी क्योंकि हर प्राइस का वैल्यू एक टर्म बना रहा हुआ है यहाँ पर। हाँ सर। इसी तरीके से जो प्राइजेस का टोटल है दैट इज 700। तो यहां से हम इसको इक्वेशन में रख देंगे। सम की इक्वेशन में 700 इज इक्वल टू n/2। और देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि जब सम दे रखा हो फर्स्ट टर्म निकालनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले में रखना है बस। लेकिन अगर यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे निकालनी है, मुझे सम दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ऐसे केस में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -20 है। ठीक हो गया। हाँ सर। और सर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखें तो अभी तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम हटा दिया है, लेकिन केस स्टडी के उसमें ये आ सकता है। तो इसको सर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 7 और 2 इस तरफ भेज देते हैं, 200 हो जाएगा। 7 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। इधर क्या मिला हमको, 2a माइनस 120 और 2a का वैल्यू हो गया हमारा 320 और a का वैल्यू आ गया हमारा 160। अभी फर्स्ट प्राइस 160 निकल कर आया, तो यहां से आपके प्राइजेस की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ प्राइजेस क्या होगा बोलो। 160, 140। बिल्कुल सही है, वैल्यू ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू 160, 140, 120, 100, 100, 80, 80, 60, 60, 40। 40। ठीक है। हाँ सर। और आपको अगर इसका शॉर्टकट देखना है तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ।
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो हाँ सर, बेटा, दिखा दो। अच्छा सर, तो मजा आने लगा तुम्हें शॉर्टकट में। देखो सर, टोटल 700 है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज कहां पर आता है? 100। एवरेज 100 होगा। हाँ सर। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एपी के केस में एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, सिक्स्थ प्राइज और सेवंथ प्राइज, ऐसे 7 प्राइजेस है हमारे। ठीक है, तो जो एवरेज होगा हाँ सर। वो एवरेज फोर्थ प्राइज होगा ना। हाँ सर। जो भी फोर्थ प्राइज होगा वो इस एपी के एवरेज की तरह काम कर रहा होगा। सो एज यू कैन सी दिस फोर्थ प्राइज इज व्हाट इज 100। तो अगर फोर्थ प्राइज 100 है, फोर्थ प्राइज 100 है, तो ये थर्ड प्राइज कितना होगा? 120। सेकंड हाँ प्राइस सर। कितना होगा? 140। 140। अभी 20 20 ऊपर नीचे करते जाएंगे बस। 160। अब इसमें है ही क्या यार कि बच्चा समझ नहीं पाएगा। बोलो दिक्कत हाँ तो सर। बोलो। क्लियर हो गया? नहीं तो सर। बेटा यही हाँ सीखना है, सर। दिमाग लगाओगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो जो मर्जी करते रहो बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी पढ़ो। एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चों ने प्लांटिंग करने की सोची, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं ताकि एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाए। ऐसा डिसाइड किया गया कि each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Okay, okay. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by these students? अब एक स्कूल में ट्रीज प्लांटिंग का इवेंट जो है वो परफॉर्म हो रहा है, और जो प्लांटिंग वो कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, वो कुछ इस मैनर में कर रहे हैं कि जो भी क्लास है 1 to 12 क्लासेस हैं, क्लास 1 to क्लास 12 क्लासेस हैं यहाँ पर। हर क्लास जो ट्रीज प्लांट कर रही है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट कर रही है, वो उतने ही है जितनी की उस क्लास का नंबर है। यानी कि क्लास 1 एक ट्री प्लांट कर रही है, क्लास 2 2 ट्री प्लांट कर रहे हैं, क्लास 3 3 प्लांट कर रहे हैं, और ऐसे ही अप टू क्लास 12 कितने ट्रीज प्लांट होंगे? 12। 12 ट्रीज प्लांट होंगे। सो हम देख सकते हैं कि एपी बन रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, क्या बन रही है? हाँ सर। एपी बन रही है सर। अब एपी तो बन गई, इसके बाद क्या होगा? तो देखो बेटा, उसने ये भी बताया है कि जो एक क्लास है, उस एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। ठीक है ना? तो उसने हाँ सर। पूछा है टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे। टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर SN निकाल लें, अपना S12 निकाल लें, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हर क्लास में क्योंकि 3 3 सेक्शन है। सेक्शंस हैं। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा 2 into 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? वो भी 1 है। ठीक है, तो यहां हाँ से सर। हम S12 का वैल्यू निकालते हैं। S12 का वैल्यू कितना आएगा हमारा? 6 इंटू 2 प्लस 11, यानी कि ये हो गया हमारा 78। और each class has 3 sections, so total trees planted by the student will be 78 into 3,
78 into 3 234 आपको देगा 234। सो दिस इज हाउ हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप फॉर्मूले में रखी क्यों रहे, आपको सीधा सीधा यहाँ पर पता होना चाहिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो यहाँ पर जो हमारा एसएन का कॉन्सेप्ट है उस एसएन के कॉन्सेप्ट से हम वो भी यूज कर सकते हैं ना, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ प्लस टर्म्स। 1। भाई वो नंबर ऑफ टर्म्स में होता है, हाँ सर, वो गलती से बोल दिया। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। और एक बात यहाँ पर सीधी सीधी और भी देख सकते हो कि बेटा ये 1 to लेके 12 तक का सम ही तो कर रहे हैं हम, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स भी तो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, n इंटू एन प्लस हाँ 1 सर। डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारा यस सर। 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फिर से 78 आ जाएगा, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, हो गया। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B starting with center A। अब ये समझ नहीं आएगा, इसके लिए आप पीछे देखो एक फिगर दे रखी है, एक स्पाइरल टाइप का बना के एक फिगर दे रखी है, जल्दी देखो फटाफट। हाँ सर। ठीक है, और देखो स्पाइरल कैसा है, अभी मेरे को सब बनाना पड़ेगा यार। जलेबी बाई हुई है, तो अगरबत्ती लग रही है, वो जो गोल गोल अगरबत्ती आती है। हाँ मॉर्टिन, पहले एक ऐड आता था हाँ सर। मॉर्टिन का, जिसमें वो मच्छर होता था लुई, देखा है, लुई मच्छर होता था, लुई याद नहीं लुई सर। करके, वो कहता था मॉर्टिन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और सही में कुछ कर भी नहीं पाते मॉर्टिन। इसी के ऊपर बैठ के मच्छर अपना अपना सांस लेते हैं, इसी के ऊपर बैठ के, मच्छरों ने भी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। तो ये ए और बी दे रखे हैं, ठीक है, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और देखो इसमें सिस्टम क्या है ए और बी में, ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है L1 है, L2 है, L3 है, तो आप देख सकते हैं ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ ये सर, आ देखो, रहा है। ये एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ए है, हाँ एक सर। ये दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ये बी है, ठीक है, हाँ सर। इसी तरीके से ये तीसरा सेमी सर्कल बन रहा है जिसका कोई और सेंटर होगा, ये चौथा सेमी सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर कोई और होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर लॉजिक क्या है, जो सेमी सर्कल्स हैं उनकी लेंथ दे रखी है L1 L2 L3, ठीक है ना, ये हमें हाँ सर। L1 दिया है, इसी तरीके से ये हमें L2 दे रखा है, और ये ऊपर हमें L3 दिया है, और नीचे जो चौथा सेमी सर्कल आप बनता हुआ देख रहे हैं दिस इज L4। थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा होगा देखने में, लेकिन है नहीं। और इनके सेंटर्स कैसे कैसे होंगे, इनके सेंटर्स हमें समझने हैं, देखो कैसे कैसे हैं। सबसे पहले ये जो L1 है, इस L1 का सेंटर क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ा है, एक स्पाइरल बन रहा है, ये स्पाइरल कैसे बन रहा है, सेंटर ए और सेंटर बी को लेकर,
सेंटर ए और सेंटर बी ऑल्टरनेटिवली चूज हो रहे हैं यहाँ पर। मतलब एक बार पहले सेमी सर्किल का सेंटर ए होगा, उसके बाद फिर दूसरे सेमी सर्किल का सेंटर बी होगा, फिर एक सेमी सर्किल का सेंटर बी होने के बाद अगले सेमी सर्किल का सेंटर सी होगा, सॉरी सी मतलब ए होगा। और ऐसी L4 जो आप देख रहे हो, उस L4 का सेंटर बी होगा। अभी समझ में आया? ऑल्टरनेटिवली सेंटर्स चूज हो रहे हैं कुछ इस तरीके से कि इनकी जो रेडियाई है, इनकी जो रेडियाई है वो रेडियाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको रेड्डी पढ़ते हैं, रेड्डी। रेडियाई, नो ऑफेंस फॉर द हिंदी मीडियम स्कूल, इट इज द फॉल्ट ऑफ द टीचर्स जो उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाते। 1.5, 2.0 ऐसे सेंटीमीटर में दे रखी है रेडियाई। तो आप यहां पर कैसे समझेंगे? देखो, एक बार ये रेडियस बन रही है, देखो यहां से यहां तक, ठीक है। फिर अगली बार जो रेडियस बन रही है उसमें सेंटर बी है, यानी कि ये बन रही है। अगली बार जो रेडियस बनेगी इस वाले की, उसका सेंटर ए होगा, यहां से यहां तक बनेगी। फिर इस सेमी सर्किल की जो रेडियस बनेगी वो यहां से यहां तक बनेगी, सेंटर बी होगा। तो मतलब एक बार सेंटर ए चूज हो रहा है, एक बार सेंटर बी चूज हो रहा है। अब आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी रेडियाई दे रखी है और आप देख सकते हो कि ये रेडियाई एपी बना रही है, बना रही है या नहीं। आपको सेंटर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 consecutive semicircles। तो बेटा ऐसे ही जब आपका यहाँ पर L13 तक जाएगा तो उस L13 में आपका सेंटर A बन रहा होगा। अब क्या बन रहा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ ये देखो कि रेडियाई आपकी यहाँ पर ऐसी है। अब जब आप सारे के सारे सेमी सर्किल्स का टोटल लेंथ निकालोगे, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालना है, तो जब आप लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालोगे, वो लेंथ ऑफ स्पाइरल आपका सारे सेमी सर्किल्स के सरकमफ्रेंस को प्लस करने पे मिलेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कुछ भाई? हाँ मेरे सर, को थोड़ा इसका लेंथ निकालना है तो मैं ये वाले सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस ले लूंगा, फिर मैं ये वाले सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस ले लूंगा, फिर मैं ये वाले सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस ले लूंगा, फिर मैं ये वाले सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस ले लूंगा। तो ऐसे ही मैं जोड़ते जाऊंगा तो मुझे स्पाइरल का लेंथ मिल जाएगा। तो हमारे स्पाइरल का लेंथ क्या बनेगा? हमारे स्पाइरल का लेंथ बनेगा सेमी सर्किल्स का लेंथ, मतलब सारे सेमी सर्किल के लेंथ को जोड़ दो तो हमें स्पाइरल का लेंथ मिलता है। तो देखो सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ सेमी सर्किल मेरे को कैसे मिलने वाला है? पाई 2πr होता है ना, हाँ सर। जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है दैट इज 2πr। तो सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या हुआ? पाई आर। हाँ यार। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर हो रहा है सबको? हो रहा है सर। अब मेरे पास पाई के लिए कोई अल्फाबेट नहीं है तो मैं वहां में एच लिख दे रहा हूं, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या करना है? HR1, फिर मेरे को क्या करना है? ऐसी मेरे को अगली बार HR1 कहने का मतलब पाई रेडियस 1, ठीक है, पहले सर्किल का रेडियस। हाँ सर। फिर मैं दूसरे सर्किल का रेडियस लूंगा, ऐसे ही सबको जोड़ते जाऊंगा। कहां तक जोड़ूंगा? 13 तक जोड़ूंगा। 13 तक।
ठीक है, अप टू 13 टर्म्स ऐसे मैं ऐड करूंगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब मैं वैल्यू रखता हूं तो देखो बेटा, इसमें ये पाई तो कॉमन आ जाएगा 22/7। अरे ये पाई कॉमन आ जाएगा ना, सब हाँ में है सर। पाई। तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 R2। प्लस R3। ऐसी सारी रेडियाई अंदर इस तरीके से प्लस होती हुई मिलेंगी मेरे को। और कहां तक जाएगा ये, अप टू 13 टर्म्स तक जाएगा। समझ गए? हाँ सर। 13 टर्म्स तक जाएगा ये। तो सर कुछ नहीं, आपको 13 टर्म्स तक का वैल्यू ऐड कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर 22/7 बार है। अंदर आपकी जो टर्म्स है रेडियाई की वैल्यू की, वो कैसे चल रही है, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5। आप देख सकते हो कि ये भी एपी बना रही है, एपी बन हाँ रही सर, है। बन रही है सर। तो बस फिर इस तरीके से यहाँ पे इसका सम ले लो। तो इसका सम लेंगे तो देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है इधर, हमारा फर्स्ट टर्म क्या 0.5। है, हमारा फर्स्ट टर्म है 0.5। और हमारी कितनी टर्म्स है टोटल, टोटल हमारी 13। टर्म्स हैं 13। तो ये 22/7 तो बाहर है। अब मैं वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, हाँ सर। अब देखो यहाँ पर n/2 क्या है मेरा, 13/2। फिर मैं क्या लूंगा, 2a यानी कि 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, 13 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 0.5। समझ में आया? हाँ सर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 22/7 अंदर सॉल्व करो, क्या आ रहा है, 13/2 और इधर ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस 12 इंटू 0.5 यानी कि 6। तो ये बन गया हमारा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, मैं प्रॉपर लिख देता हूं इसको। 22/7 और इधर क्या आ रहा है, इंटू 13 इंटू 7। और इधर नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पर 13 के नीचे, 13 के नीचे 2 है। तो कुछ ऐसा बन रहा है ये, क्लियर हुआ? हाँ सर। अब सर इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 11 इंटू 13 बचेगा, 143 सेंटीमीटर ऐसा आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? बोलो कोई फाइट है तो हाँ बोलो। सर। नहीं है सर। अब सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिया है कि फंस जाओगे, इसलिए केस स्टडी में आ सकता है, इसीलिए समझा रहा हूं इसको। समझ गए ना? इसी में पूछ लेगा फोर्थ सेमी सर्किल का सेंटर कौन सा है, 13 का सेंटर कौन ओके सा सर। है, उसकी रेडियस क्या है, और एक क्वेश्चन सम पे बना देगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 19 में, टू 200 लॉक्स हैं, उनको स्टेक किया हुआ है कुछ इस तरीके से कि जो सबसे बॉटम वाली रो है उसमें 20 लॉक्स हैं, अगली रो में 19 लॉक्स हैं। एक मिनट में आ रहा हूं मैं, एक मिनट में।
अब देखो भाई, सबसे बॉटम वाली रो में 20 लॉक्स हैं, अगली रो में 19 लॉक्स हैं, इसी तरीके से 18 लॉक्स, और ये रो चलती जा रही है। टोटल 200 लॉक्स यहाँ पर। लॉक्स मतलब लकड़ी के जो लट्ठे हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अरे ऐसे एक स्टेक, एक के ऊपर एक ऐसे स्टेक किया हुआ है यहाँ पर, ऐसे लॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक स्टेक किया हुआ है, लकड़ी का लट्ठे यहाँ पर रखे हुए हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। सबसे बॉटम रो जो है, इस बॉटम रो में 20 लॉक्स हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 19 लॉक्स हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 18 लॉक्स हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 17 लॉक्स हैं। अभी समझ में आया? लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं, बना के दिखाऊं हाँ लकड़ी सर के आ लट्ठे गया। भी क्या? ऐसे ऐसे लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं, ठीक है, हाँ समझ में सर आया? आ गया सर। टोटल 200 लॉक्स हैं यहाँ पर, टोटल 200 लॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एपी ही तो बन रही है, हाँ सर। तो अब एपी की फर्स्ट टर्म क्या लूं मैं? मुझे तो पता नहीं है कि सर इस तरीके से एपी कहां से शुरू हो रही है, तो हम इसको रिवर्स मोड में लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम 20 से इसे रिड्यूस करते जा रहे हैं, और ये हमारी कुछ एपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। अभी समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से हमारी एपी चल रही है, और हमारा टोटल जो है वो 200 है। तो एक्चुअल में हमें सम दे रखा है यहाँ पर 200, सो 200 इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पर उसने यही पूछा है कि टोटल जो एक मिनट, कितनी रोज है वहां पर टोटल, और जो सबसे टॉप रो होगी उस टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे, यानी कि मेरे को n का वैल्यू निकालना है, और जो भी n का वैल्यू निकलेगा सबसे ऊपर वाली जो हमारी रो निकलेगी उसमें कितने लॉक्स हैं। तो पहले हम ये निकालते कि टोटल यहाँ पर रोज हैं कितनी। तो n/2 मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, ठीक है, 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी हो गया हमारा यहाँ पर, क्या हो गया? डी -1, -1। और ब्रैकेट में रखना मत भूलिएगा, नहीं तो पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। अब सर यहाँ पर ये 2 को मैं इधर ले आता हूं, इधर हो गया 400 इंटू एन इज 400 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ हो गया हमारा 40, और वो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2 -n, ऐसा मिलेगा कुछ। फिर 400 इज इक्वल टू, सॉल्व करते तो 42n -n²। अब सारी वैल्यूज एक तरफ ले आओ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है आ रहा समझ है में? सर। आ रहा है समझ आ में? रहा है सर। अच्छी बात है हाँ सर। सर। अब क्या करें सर? अब क्या तो सारी करें? वैल्यू एक तरफ। सारी वैल्यू एक तरफ, n² -42n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या हो, जिनका सम 100। गड़बड़ लग रही है यार मेरे को, यहाँ पे 1 आएगा ना, ये 41 बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 1 होगा ना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 400 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम -41 हो, करो जल्दी करो। तो सर अब आपको नहीं दिखेगा, मैं कर देता हूं, 16 और 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर हमारे होंगे फैक्टराइज करने पर, n-25 और n-16
इज इक्वल टू 0। जो बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं बहुत फंसेंगे वो आखिरी में जाके। 25 और 16 दो आंसर हो गए। अब आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है सर कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 25 भी होंगी और 16 भी होगी, मतलब मैं अगर 25 रो लगा लूं, सुन लो भाई, अगर मैं 25 रो लगा लूं, 25 रो लगाता हूं तो भी मेरा सम 200 है, और मैं 16 रो लगाता हूं तब भी मेरा सम 200 है। ऐसा क्या चक्कर है भाई? बेटा ये वही कॉन्सेप्ट हो गया वो 78 वाला कि सम 78 हो सकता है। दो वैल्यूज आ रही थी नंबर ऑफ टर्म्स की, 13 और 4। याद आ रहा हाँ है? सर। 4 टर्म्स का सम भी 78 था, 13 टर्म्स का सम भी 78 था। तो यहाँ पर यस क्या सर। इश्यू रहेगा? अभी देखो उधर वैल्यू की बात हो रही थी न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली वैल्यू माइनस में जा सकती है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि क्या नंबर ऑफ लॉग्स आपके माइनस में जा सकते हैं? नंबर ऑफ लॉग्स नहीं माइनस सर। में नहीं जा सकते, बिकॉज जब आप यहाँ पे 25th टर्म निकालोगे तो देखो वो माइनस में चली जाएगी। वैसे ही देख के पता चल रहा है। हाँ सर। ठीक है ना? देख लो यार, एक एक करके माइनस करो 25 बार। समझ पा रहे हो? हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर जब आप 825 निकालोगे तो 825 आपका -4 आएगा। तो क्या कभी नंबर ऑफ लॉक्स माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं सर। ठीक है ना? सो नहीं सर। एज 825 इज इक्वल टू -4, देन n शुड नॉट बी इक्वल टू 25। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये रूल्ड आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि टोटल रोज कितनी है? टोटल रोज है हमारे पास 16, और टॉप मोस्ट रो जो होगी वो 16th रो होगी। यानी कि मेरे को A16 का वैल्यू निकालना है कि 16th रो में कितने लॉक्स हैं वहां पर। तो जब आप A16 निकालोगे तो वो 5 आएगा। A16 निकालोगे तो 5 आएगा। चाहो तो निकाल के देख लो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। लो यार लो, तुम भी गए, याद रखो। अब देख लो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बाकी बातें कल होंगी सर। कोई फाइट है तो बताओ। नहीं सर।